नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की ईवीएस जिसे हम पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, इसका अध्याय हम 10 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है बोलती इमारतें। आप सभी को कक्षा 5वीं की ईवीएस की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय 10 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप इस अध्याय के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों के उत्तर भी हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अध्याय 10 है और इस अध्याय का नाम है बोलती इमारतें। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहुंचे गोलकोंडा। आखिरकार आज हम दीदी के साथ चल ही पड़े गोलकोंडा के लिए। दीदी इतिहास पढ़ती है और हमें उनके साथ इमारतें देखने में बड़ा मजा आता है। शैलजा कहती है, अरे बाप रे, कितना बड़ा दिखता है यह किला। श्रीधर, और कितने ऊंचाई पर है। कल्याणी कहती है, अरे यह दरवाजा भी तो देखो, कभी देखा है इतना लंबा चौड़ा गेट। शैलजा कहती है, बहुत भारी भी लगता है, पता नहीं कितने लोग मिलकर खोलते बंद करते होंगे इसे। कल्याणी कहती है, गेट पर ये नुकीले लोहे के भाले जैसे क्या दिख रहे हैं, ये क्यों लगाए गए होंगे। शैलजा कहती है, इतनी मोटी मोटी दीवारें भी तो देखो। श्रीधर कहता है, कभी इतनी चौड़ी दीवार नहीं देखी। कल्याणी कहती है, यह दीवार कहीं कहीं गोलाई में आगे की तरफ निकली हुई है। दीदी कहती है, यह बुर्ज है, देखो बुर्ज दीवार से ज्यादा ऊंचे हैं। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज है। मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट और इतने सारे बुर्ज, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। इस बड़े से गेट में यह छोटा दरवाजा क्यों बना है, ये अंदर जाने के लिए, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपने ये गेट के बारे में यहाँ पर जो चर्चा हुई है और ये रहा वो किला, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज में और हम पढ़ते हैं। चलिएगा, अब यहां पे देखिएगा, बुर्ज इस चीज को कहा जा रहा है और छेद यहां पे देख रहे हैं आप। इस प्रकार से सोचो, ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम इस पेज के बाद में कंप्लीट करेंगे। आगे पढ़ते हैं। किले में कितना कुछ। शैलजा कहती है, क्या यह किला राजा ने अपने रहने के लिए बनवाया होगा, यह कितना पुराना होगा। कल्याणी कहती है, बाहर लिखा था कि सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुब शाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। दीदी कहती है, हाँ, उससे भी पहले सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। शैलजा कहती है, अरे इस बोर्ड पर किले का नक्शा है। श्रीधर कहता है, इस नक्शे में कितने सारे बाग और कारखाने दिख रहे हैं और देखो किले के अंदर कई सारे महल भी हैं। शैलजा कहती हैं, इसका मतलब तो यहाँ पर सुल्तान के अलावा और भी बहुत से लोग रहते होंगे। किसान और कारखानों में काम करने वाले लोग भी तो रहते होंगे। कल्याणी कहती है, फिर यह तो पूरा शहर ही होता होगा। ऊपर के जो प्रश्न थे हम इस पेज के बाद कंप्लीट करते हैं, फिर हम अगले पेज में जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1, इतने बुर्ज क्यों बनाए गए होंगे। उत्तर लिखते हैं, किले की सुरक्षा व चारों तरफ नजर रखने के लिए इतने सारे बुर्ज बनाए गए होंगे। अगला प्रश्न है, बुर्ज में ये बड़े बड़े छेद क्यों बने होंगे। दूर दूर तक निगरानी करने तथा शत्रुओं के आक्रमण का जवाब देने के लिए बड़े बड़े छेद बने होंगे। अगला प्रश्न है, सीधी सपाट दीवार से झांकने में और एक ऊंचे बुर्ज से झांकने में क्या अंतर होगा। उत्तर लिखते हैं, बुर्ज इस तरह से बने होते थे कि उनमें या उसमें सिपाही सुरक्षित रहकर दूर दूर तक नजर रख सके, लेकिन सीधी व सपाट दीवार से चारों तरफ का नजारा सुरक्षित रहकर नहीं देखा जा सकता। अगला प्रश्न है, बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में क्या मदद मिलती होगी। उत्तर लिखते हैं, बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाही सुरक्षित रहकर शत्रु पर हमला कर सकते हैं व उन पर नजर रख सकते हैं। इस प्रकार से 4 प्रश्न थे, हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे पढ़ते चलिएगा। सुल्तान का महल, ये देख रहे हैं आप चित्र में। श्रीधर कहता है, ये सीढ़ियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं।
शैलजा कहती हैं उस जमाने में भी 2 मंजिला इमारतें थी। कल्याणी कहती हैं अब तो यह टूटी फूटी हालत में है, लेकिन अंदाजा तो होता है कि इसमें कितने बड़े बड़े हॉल और कमरे होंगे। श्रीधर कहता है और यह देखो दीवारों पर कितनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी की गई है। कल्याणी कहती है एक छत पर हमने फव्वारे जैसा भी तो देखा था। दीदी कहती हैं हाँ, देख रहे हैं आप यहाँ पे इस किले में कई बड़े बड़े टैंक और फव्वारे थे जिसमें हर समय पानी चलता रहता था। वाह, उस जमाने की इंजीनियरिंग सोचो। आज भी इंजीनियर जब मकान बनाते हैं तो कई जगह बरसातों में सीलन आ जाती है, यहाँ तो छत पर पानी के फव्वारे चलते थे। तब भी ये इमारतें कितने समझ से बनाई गई थी। सोचे कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते थे। दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे पानी इतनी ऊंचाई पर कैसे चढ़ता होगा। तुम भी अनुमान लगाओ, सोचो और चर्चा करो। ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम इस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। आप ये नक्काशी को देख सकते हैं, इस प्रकार से चलेगा। प्रश्न है फव्वारे कैसे चलते होंगे। उत्तर लिखते हैं फव्वारे तक पानी बड़े बड़े टैंकों से पहुंचाया जाता होगा। तेज दबाव के साथ पानी फव्वारों तक पहुंचता होगा और फव्वारे चलने लगते होंगे। प्रश्न दूसरा है हवा और रोशनी का क्या इंतजाम होता होगा। किले में हवा और रोशनी के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां, रोशनदान तथा दरवाजे बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है सामने के चित्र में दीवार पर की गई नक्काशी को ध्यान से देखो। इतनी सुंदर और बारीक नक्काशी करने में किन किन औजारों का इस्तेमाल होता होगा। उत्तर लिखते हैं नक्काशी करने में लोहे की छेनी और हथौड़े आदि औजारों का इस्तेमाल होता था। प्रश्न क्रमांक 4 है हमारे देश में आज भी कई जगह बिजली नहीं है, पर जिन जगहों पर बिजली है अगर वहां एक हफ्ते तक बिजली ना आए तो कौन कौन से कामों के लिए बहुत मुश्किल होगी। उत्तर लिखते हैं एक हफ्ते तक बिजली ना आए तो पानी की समस्या हो जाएगी। घरों में पंखे, बल्ब, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी नहीं चल पाएंगे तथा दफ्तरों में कंप्यूटर, मोबाइल और भी कई इलेक्ट्रिक उपकरणों के बंद होने से काम बंद हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखा। हम चल रहे हैं अब अगले पेज में। कहाँ है पूर्व पश्चिम। तुम जिस जगह पर हो वहां पर सूरज किस तरफ से उगता है और किस तरफ डूबता है पता करो। तुम जहां खड़े हो वहां से पूर्व दिशा में क्या क्या है, तुम्हारे पश्चिम में क्या क्या है। अब पता करो कि तुम्हारे उत्तर और दक्षिण में क्या क्या है। ठीक है ना, एक प्रश्न है ये, बताओ और लिखो। तो क से लेके हम च तक इस पेज के बाद में प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। नक्शे में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दिखाता है। अब बताओ नक्शे में फतेह दरवाजे से बाला हिसार सेंटीमीटर की दूरी पर है तो 8880 सेंटीमीटर। जमीन पर यह दूरी मीटर में हमने यहां पर देखिएगा 88 मीटर निकाला हुआ है, 0.8 मीटर होगी। ठीक है ना। अब मकई दरवाजे से फतेह दरवाजा कितनी दूर है। अब मकई दरवाजे से फतेह दरवाजा लगभग 10 सेंटीमीटर। अब यहां पे पहले बता दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर की दूरी। अब यहां पे चूंकि हमने वाले मीटर के हिसाब से निकाल दिया था, अब यहां पे एक चीज आपके लिए थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहां पे जो है अब मीटर में बताना है आपको, तो यहां पर नक्शे में जो चीज बात बताई गई है, अब आप क्या करेंगे 8880 में क्या करेंगे आप 110 का आप गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हमने 100 सेंटी बराबर 1 मीटर वाला यहां पर लिख रखा है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि यहां पे बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी दिखाता है। तो हम यहां पे गुणा करेंगे इस प्रकार से, तो शून्य का गुणा करेंगे तो इस प्रकार से यहां पर शून्य ही आएगा। फिर हम यहां पर क्या करेंगे 1 का गुणा करते हैं तो इस प्रकार से देखिएगा आप यहां पर ऐसा आएगा। ठीक है ना। फिर 1 का गुणा करेंगे हम यहाँ पे तो आप देखेंगे इस प्रकार से ही यहाँ पर ये आएगा। चूंकि हमको यहाँ पर मीटर में लिखना है तो 0 0 फिर यहाँ 8 लिखा, 8 दूनी 16 फिर इधर गया, 8 दूनी 16 और 1 17 इधर गया, 17 के साथ फिर 1 यहाँ पे आया तो यहाँ पे 8 और 1 9, तो यहाँ पर क्या जाएगा इस प्रकार से 9,76,800 यहाँ पर मीटर आ जाएगा। ठीक है ना, इसके हिसाब से निकाला हमने। अब मकई दरवाजे से फतेह दरवाजा कितनी दूर है, तो मकई दरवाजे से फतेह दरवाजा लगभग 10 सेंटीमीटर अर्थात 1100 मीटर दूर है। इस नक्शे में जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग
ठीक ना। चलिएगा, अब हम आगे चलते हैं और प्रश्नों को इस प्रकार से हम कंप्लीट करते हैं। अगर तुम बोडली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हौज किस दिशा में है। तो ये नक्शा है, आपकी बुक में देखेंगे, इस नक्शे को आप बड़े ध्यान से देखिएगा। ये रहा गोलकोंडा किले का नक्शा, ठीक है ना। यहां सब कुछ बताया गया है और यहां पे देखेंगे इस नक्शे में, अभी मैंने देखा प्रश्न बताया गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे इसको आप बहुत ही बारीकी से देखें और इससे संबंधित प्रश्न ही यहां पे ऊपर है, इनको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है, अगर तुम बोडली दरवाजे से किले के अंदर देख रहे हो तो कटोरा हौज किस दिशा में है। तो कटोरा हौज बोडली दरवाजे से उत्तर दिशा में है, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 2 है, अगर कोई बंजारा दरवाजे से अंदर आ रहा है तो कटोरा हौज उसकी किस दिशा में होगा। उत्तर लिखेंगे, अगर कोई बंजारा दरवाजे से अंदर आ रहा है तो कटोरा हौज दक्षिण दिशा में होगा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3 है, बालाहिसार से तुम किस दिशा में चलोगे कि मोती महल पहुंच जाओगे। तो बालाहिसार पश्चिम दिशा में है और वहां से पूर्व दिशा में मोती महल पहुंच जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, किले के बाहरी दीवार पर कितने दरवाजे दिख रहे हैं। तो किले के बाहरी दरवाजे पर 8 दरवाजे दिख रहे हैं, हालांकि एक और दरवाजा किले के अंदर दरवाजा नया किला बना हुआ है। प्रश्न क्रमांक 5 है, गिनकर बताओ कि किले में कितने महल हैं। तो किले में 3 महल हैं, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 6 है, पानी के लिए क्या क्या इंतजाम दिख रहे हैं, जैसे बावड़ी, कुएं, हौज। तो पानी के लिए 5 बावड़ियां और 3 हौज दिखाई दे रहे हैं और ये रहा नक्शा। इस नक्शे को आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा और इसी से संबंधित वहां पे जो है प्रश्न है, जैसे कटोरा हौज, ये बावड़ी, बावड़ी मतलब कुआं, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसी से संबंधित प्रश्न थे। अब हम अगले पेज में चल रहे हैं, चलिएगा। अब यहां पे लीजिए, क्या है ये हमले क्यों। हम बातें ही कर रहे थे कि श्रीधर ने तोप दिखाने के लिए हमें आवाज दी और तोप को देखने की उत्सुकता में हम सब भी तेजी से वहां पहुंचे और ये रहे तोप के गोले, ठीक है। शैलजा, यह तोप तो कुतुब शाही सुल्तान की ही होगी। दीदी कहती है, तोप का इस्तेमाल औरंगजेब ने किया था। जानते हो, औरंगजेब बादशाह की पूरी फौज बंदूकों और तोपों के साथ यहां हमला करने आई थी, पर वह किले में घुस भी नहीं पाई। उसकी पूरी सेना 8 महीने तक बाहर ही बैठी रही। शैलजा, दिल्ली से इतनी दूर यहां तक फौज तोपों के साथ क्यों आई होगी। दीदी कहती हैं, बादशाह हो या राजा, सभी का यही खेल था, अपना राज फैला सके, छोटे छोटे राजाओं और सुल्तानों से अपना रिश्ता जोड़ सके और उन्हें अपने इलाके में शामिल कर सके। इसके लिए कभी तो दोस्ती और चापलूसी से काम चलाते थे, कभी परिवार में शादी कराकर या फिर हमला करके। कल्याणी क्या कहती है, इतनी तोपों और बंदूकों के साथ भी बादशाह की सेना अंदर क्यों नहीं घुस पाई। शैलजा कहती हैं, इतनी सारी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी और नक्शे में तो दीवार से लगी एक लंबी गहरी खाई भी दिखती है, तो सेना अंदर कैसे आती। श्रीधर कहता है, अगर सेना किसी दूसरी तरफ से आने की कोशिश करती तो भी यहां पर बुर्ज पर बैठे सिपाहियों को दूर दूर तक सब कुछ साफ नजर आ जाता। मुश्किल तो हुआ होगा हमला करना। कल्याणी, सोचो, फौज घोड़ों और हाथियों पर सवार, हाथों में बंदूक लिए आगे बढ़ रही है। यहां सुल्तान के फौजी बंदूकों के साथ तैनात है। शैलजा, ओहो, पता नहीं इस लड़ाई में दोनों तरफ के कितने ही सिपाही और लोग मारे गए होंगे, हमले होते ही क्यों है। इस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। श्रीधर कहता है, अरे तोप तो बहुत पुरानी बात हुई, आजकल तो बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर बम है, इससे तो एक ही बार में कितनी तबाही हो सकती है, मगर ये नुकसानदायक होता है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत कुछ नुकसानदायक होता है और जिससे उभरना इसमें दशक लग जाते हैं। इसलिए न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल जो है बहुत कम देश करते हैं। इसका यूज करना मतलब अपने देश में जन धन की हानि, वातावरण प्रदूषित हो जाता है और वहां की जब पीढ़ियां जन्मती हैं तो विकलांग, ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चर्चा करो, ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम बाद में कंप्लीट करेंगे। अब ये भी एक प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिएगा, पता करो, श्रीधर ने किले में जो तोप देखी थी वह कांसे की बनी है। प्रश्न है, तुमने कभी कांसे की कोई चीज देखी है क्या। इसको बाद में कंप्लीट करेंगे। कांसे की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं, आज भी
सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में से तांबा और टीन कैसे निकालते, पिघलाते होंगे, फिर कैसे उनसे सुंदर सुंदर चीजें बनाते होंगे। ये प्रश्न है। अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज पढ़ते हैं। जब टेलीफोन नहीं था, दीदी हमसे राजा के महल में एक जगह खड़े रहने के लिए कहकर खुद फतेह दरवाजे पर चली गई। कुछ देर बाद दीदी की आवाज आई, होशियार, मैं सुल्तान अबुल हसन हूं, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। हमें बहुत हंसी आई, लेकिन हम हैरान भी थे कि दीदी की आवाज इतनी दूर तक पहुंची कैसे। बाद में उन्होंने बताया कि फतेह दरवाजे पर खड़े होकर कुछ भी बोलो तो राजा के महल में यहां सुनाई देता है। इस प्रकार से आइए हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है इस प्रकार कंप्लीट करते हैं। क्या तुमने हाल ही में सुना है कि किसी देश ने दूसरे देश पर हमला किया है? जी हां, पाकिस्तान की सेना हारने के बावजूद भी भारत पर बार बार हमला करती है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 2 है, पता करो कि यह हमला क्यों हुआ होगा। पाकिस्तान भारत के कुछ क्षेत्र हड़पना चाहता है, इसलिए वह बार बार हमला करता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए थे? युद्ध में लड़ाकू विमानों, टैंकों, हेलीकॉप्टरों और स्वचालित मशीन गनों, खतरनाक विस्फोटकों आदि हथियारों का इस्तेमाल किया गया। प्रश्न क्रमांक 4 है, किस किस तरह का नुकसान हुआ? इस युद्ध में जान माल का भारी नुकसान हुआ, सैकड़ों जानें गई तथा युद्ध में बहुत सारी संपत्ति का नुकसान हुआ। प्रश्न क्रमांक 5 है, तुमने कभी कांसे की कोई चीज देखी है क्या? कांसे की मूर्तियां, पदक, तोप और सजावटी वस्तुएं देखी हैं और थाली भी देखी है हमने। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 6 है, तुम्हारे घर में या आसपास कांसे की कौन कौन सी चीजें थी या आज भी हैं? रंग से पहचानने की कोशिश करो कि कौन सी चीज तांबे की, पीतल की और कांसे की बनी है। उत्तर लिखते हैं, हमारे घर में कांसे की मूर्तियां, थालियां आदि आज भी हैं। तांबे से बनी चीजें भूरी लाल रंग की जैसे मटकी, पूजा के बर्तन आदि। पीतल से बनी चीजें पीले रंग की जैसे लोटा, थाली, बाल्टी आदि तथा कांसे की सुनहरे काले रंग की होती है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले पेज में। पानी का इंतजाम। यह चित्र उस जमाने की बहुत पुरानी पेंटिंग को देखकर बनाया गया है। सोचो बैलों का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? तो इस प्रकार से पहले गहराई से पानी निकाला जाता था। अंदाजा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा। देख रहे हैं आप। और उसके साथ लगा दांतेदार पहिया फिर किस दिशा में घूमेगा? हाथ के इशारों से बताओ। अब देखिएगा, ये वाला आप देख रहे हैं, ये वाला जो है वो ऐसे घूमेगा, ठीक है ना, और ये वाला जो है वो ऐसे घूमेगा, इस प्रकार से। ठीक, देखो दांतेदार पहिए से लगा डंडा जमीन के नीचे जाकर किस पहिए से जुड़ा है? आप देख रहे हैं, ये देखिए इससे जुड़ा है। ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, बैलों के घूमने से डिब्बों की माला पानी को कैसे ऊपर चढ़ाती है। अब क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता होगा? आज भी हमें किले की दीवार में मिट्टी के पाइप दिखते हैं। इन्हीं के जरिए महल में जगह जगह पानी पहुंचाया जाता है। इस प्रकार से यहां पे आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं इस प्रकार से ये जो कटोरे टाइप रहते हैं और ये पानी ऊपर जाता जा रहा है और यहां से आगे जा रहा है। ये मिट्टी के पाइप यहां दिखाए गए हैं, इस प्रकार से देखिएगा, ये देखिए। ठीक है ना। अब इनके प्रश्न जो हैं अभी हम आगे कंप्लीट करेंगे, चलिएगा। अब देखिएगा, मैंने यहां पर प्रश्नों को कंप्लीट किया है। अंदाजा लगाओ कि बैलों के घूमने से इस डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम किस दिशा में घूमेगा। उसके साथ लगा दांतेदार पहिया फिर किस दिशा में घूमेगा? हाथ के इशारे से बताओ। तो वहां तो बताया मैंने। तो बैलों के घूमने से डंडे के ठीक नीचे लगा ड्रम दांतेदार पहिए भी घड़ी की दिशा में घूमेगा। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 2 है, देखो दांतेदार पहिए से लगा डंडा जमीन के नीचे से जाकर किस पहिए से जुड़ा है? तो दांतेदार पहिए से लगा डंडा जमीन के नीचे से जाकर डिब्बों की माला के पहिए से जुड़ा है। ठीक है ना। फिर प्रश्न क्रमांक 3 है, बैलों के घूमने से डिब्बों की माला पानी को कैसे ऊपर चढ़ाती है? डिब्बों की माला दांतेदार पहिए से जुड़ी है। जब पहिया घूमता है तो डिब्बों की माला भी घूमती है। जब डिब्बे पानी के अंदर जाते हैं तो उनमें से पानी भर जाता है और फिर डिब्बों की माला अपने साथ पानी लेकर ऊपर की तरफ आ जाती हैं। इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 4 है, अब क्या कुछ पता चला कि किस तरह पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता होगा?
तो उत्तर लिखते हैं बैलों का इस्तेमाल करके पानी को कुएं से निकालकर टैंकों में भरा जाता होगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, तुमने इस तरह एक दूसरे से जुड़े पहियों का इस्तेमाल होते हुए और कहां देखा है? उत्तर लिखते हैं साइकिल में, गियर या और कहीं। जी हाँ, इस तरह एक दूसरे से जुड़े पहिए सिलाई मशीन, खिलौने वाली गाड़ी, कारखानों की मशीनें तथा जनरेटरों आदि में देखा है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर लिखा। प्रश्न क्रमांक 6 है, अपने आसपास देखो और पता करो कि आज जमीन के नीचे से पानी को ऊपर तक कैसे कैसे चढ़ाया जाता है। आज पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए बाल्टी, रस्सी के अलावा बिजली से चलने वाली बोरिंग मशीन, पवन शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, बिजली से पानी को ऊपर तक कैसे चढ़ाया जाता है? बिना बिजली के पानी को ऊपर कैसे चढ़ाएंगे? बिजली से चलने वाली मोटर पंप के द्वारा जमीन से पानी को ऊपर खींचा जाता है और बिना बिजली के रस्सी और बाल्टी, पवन चक्की तथा बैलों के जरिए पानी को ऊपर चढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को कंप्लीट किया है। अब चलते हैं अगले पेज में। हाल किया बेहाल क्यों? आवाजें निकालते और उनकी गूंज सुनते हुए सभी इस मेहराब के नीचे से गुजर रहे थे। आप देख रहे हैं, इसको मेहराब कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, श्रीधर, पत्थरों के नीचे इस सुरंग जैसी जगह में बहुत ठंडी हवा आ रही है। शैलजा कहती हैं, लिखा हुआ था कि यहाँ फौजी रहते थे। श्रीधर कहता है, अरे यह देखो, यह बोर्ड भी है, फिर भी इस दीवार का क्या हाल है। शैलजा, ओहो, मैं तो सोचकर ही सिहर जाती हूं कि इस दीवार ने सैकड़ों सालों में क्या क्या नजारे देखे होंगे। कितने ही सुल्तान और उनकी बेगम, हाथी, घोड़े और ना जाने क्या क्या, पर हम लोगों ने कुछ ही सालों में इसका क्या हाल कर दिया है। कल्याणी कहती है, पता नहीं लोग इस दीवारों को अपने नाम लिख लिख कर गंदा क्यों कर देते हैं। आंखें बंद करके पहुंचो उस जमाने में। मान लो कि तुम उसी समय में हो जब गोलकोंडा में पूरा का पूरा शहर बसा था। अब इन सवालों के बारे में सोचो और अपनी क्लास में बताओ, चाहो तो ग्रुप में नाटक भी कर सकते हैं। चलिएगा, इन प्रश्नों को हमने इस प्रकार से कंप्लीट किया है। सुल्तान अपने महल में क्या कर रहे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, उनके सामने कौन कौन से पकवान पेश हो रहे हैं, लेकिन बेचारे हैं कि फिक्रों में है और हाँ, किस भाषा में बातचीत कर रहे हैं। उत्तर लिखते हैं, सुल्तान अपने महल में मंत्रियों से मंत्रणा कर रहे हैं। उन्होंने राजसी पोशाक तथा सोने के आभूषण पहन रखे हैं। उनके सामने कई तरह की मिठाइयां, पेय पदार्थ, सूखे मेवे तथा मुगलाई पकवान पेश हो रहे हैं, लेकिन वे किले पर हुए आक्रमण को लेकर चिंतित हैं। सुल्तान फारसी भाषा में बातचीत कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को कंप्लीट किया है। अब चल रहे हैं अगले पेज में। ये प्रश्न है, इन प्रश्नों को अभी हम इस पेज के बाद कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे म्यूजियम पहुंचे। गोलकोंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम मतलब संग्रहालय, तो हमारी जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो बहुत पुरानी हैं और पुरानी चीजों को धरोहर के रूप में संग्रहालय में रखा जाता है, जिनको हमारी आज भी पीढ़ी उनको देखा करती है। और वही हमारा जो है बीता हुआ जो पल है या बीते हुए जो भी वर्ष है और इतिहास है, तो इतिहास की गवाही जो है आप देखेंगे वहां पर रखी सामग्रियां जो हैं वहां पर संग्रहालय में, वो इतिहास का गवाह के रूप में आज भी सुरक्षित है। ठीक है ना। तो यहाँ पर गोलकोंडा देखकर वापसी में ये बच्चे हैदराबाद के म्यूजियम में भी गए। म्यूजियम में बहुत पुरानी चीजें रखी होती हैं और इस म्यूजियम में गोलकोंडा किले के आसपास खुदाई के दौरान मिली चीजें भी थी, जैसे बर्तन, औजार, जेवर, हथियार वगैरह। शैलजा कहती है, अरे ये बर्तनों के टुकड़े भी संभाल कर इस शीशे की अलमारी में क्यों रखे हुए हैं? वह देखो, वह छोटी सी प्लेट तो कांसे की है, वह नीला टुकड़ा जो चीनी मिट्टी का लगता है। ये इस प्रकार से, ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप। दीदी कहती हैं, इन्हीं सब चीजों से तो पता चलता है कि उस जमाने में लोग कैसे रहते थे, किन किन चीजों का इस्तेमाल करते थे और क्या बनाते थे। सोचो, अगर यह सब संभाल कर नहीं रखा होता तो क्या तुम आज उस जमाने के बारे में इतना कुछ जान पाते। तो जितनी भी वस्तुएं हम पुरानी चीजों को संभाल के रखते हैं, तो आज के समय में उन चीजों के माध्यम से ये कल्पना की जा सकती है कि उस जमाने में वे लोग किस प्रकार से जीवन जीते थे। ठीक है ना। अब हम अगले पेज की ओर चलते हैं और ऊपर जो प्रश्न हमने बताए थे उन प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उनके महल पर फव्वारे तो चल ही रहे होंगे,
ना अंदर से महल आलीशान पर्दों और कालीनों के साथ कैसा लग रहा है और गुलाब चमेली के फूलों की खुशबू कहां से आ रही है। उत्तर लिखते हैं जी हाँ, महल में फव्वारे चल रहे हैं, आलीशान पर्दों और कालीनों के साथ महल भव्य और आकर्षक लग रहा है। महल के बाहर बगीचों से फूलों की खुशबू आ रही है। प्रश्न क्रमांक 2, किस किस चीज के कारखाने देख पा रहे हो? कारखाने में कितने लोग काम कर रहे हैं? उन लोगों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? कितनी देर काम करते होंगे? उत्तर लिखते हैं कपड़े, खिलौने, बर्तन, कागज आदि चीजें तैयार करने के कारखाने देख पा रहे हैं। कारखानों में औसतन 20 से 25 लोग काम कर रहे हैं। उन लोगों ने तरह तरह के कपड़े पहन रखे हैं। ये लोग सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अरे वहां देखो, वह कारीगर पत्थरों को छेनी और हथौड़ों से काट काट कर कितने सुंदर नक्काशी कर रहा है। क्या पत्थरों की धूल से कारीगर को कोई दिक्कत हो रही है? उत्तर लिखते हैं जी हाँ, पत्थरों की धूल से कारीगरों को दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों ने मुंह पर कपड़ा लगा रखा है। इस प्रकार से इन प्रश्नों के हमने उत्तर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं लगातार फिर प्रश्न है, इन प्रश्नों को भी देखिएगा। अब इसके बाद में यहां से इन प्रश्नों को यहां तक हम बाद में कंप्लीट करेंगे। वह कितनी पुरानी है, तुम्हें कैसे पता लगा? तो वह लगभग 350 साल पुरानी है और यह पुस्तकों से तथा वहां के शिलालेखों से पता चला। वह किस चीज से बनी है? वह संगमरमर की बनी है। किस रंग की है? वह सफेद रंग की है। क्या उसमें कुछ खास तरह के डिजाइन बने हैं? यहां बनाओ। जी हाँ, उसमें खास डिजाइन बने हैं, मैं भी आपको बताऊंगा डिजाइन। उसमें कौन लोग रहते होंगे? वहां कोई नहीं रहता। वहां क्या क्या काम होता होगा? ताजमहल में मुगल शासक शाहजहां व मुगल मुमताज की कब्र है, वहां कोई काम नहीं होता। और क्या अभी भी उसमें लोग रहते होंगे? जी नहीं, वहां कोई नहीं रहता। और ये डिजाइन आप इस प्रकार से देख सकते हैं। चलिएगा, ऊपर के प्रश्न हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तुमने आसपास किस किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल होते देखा है? हमने आसपास तांबे, स्टील, मिट्टी, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम आदि के बर्तनों का इस्तेमाल होते देखा है। प्रश्न क्रमांक 2 है, अपने दादा दादी से पता करो कि उनके समय में और किस किस तरह के बर्तन इस्तेमाल में लाए जाते थे। उत्तर लिखते हैं उस समय पीतल, लोहे, चांदी तथा मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल में लाए जाते थे। प्रश्न क्रमांक 3, क्या तुम भी कभी किसी म्यूजियम में गए हो या उसके बारे में सुना है? वहां क्या क्या होता है? उत्तर लिखते हैं जी हाँ, मैं बहुत से म्यूजियम में गया हूं। वहां पर प्राचीन शिल्पकृति, विशिष्ट डिजाइन, हस्तलिपि, सिक्के आदि होते हैं। इमारत का सर्वे लिखो। इस प्रकार से आप जब जाएंगे तो आप सर्वे लिखिएगा। प्रश्न क्रमांक 4 है, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई ऐसी पुरानी इमारत है जिसे देखने के लिए लोग आते हैं? यदि हैं तो कौन सी? तो मेरा घर किले के पास है। बहुत सारे लोग इस ऐतिहासिक किले को देखने आते हैं। जो भी किला होगा उसके बारे में आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, क्या तुम कभी कोई ऐसी ही पुरानी इमारत देखने कहीं दूर गए हो? कौन सी? वह तुम्हें क्या कुछ बोलती सी लगी? क्या जान पाए उस समय के बारे में जब वह इमारत बनी थी? जी हाँ, एक बार हम ताजमहल देखने आगरा गए थे। हमें वह इमारत बोलती सी लगी, जैसे अपने समय की संस्कृति को बयां कर रही हो। ताजमहल को देखकर उस समय की वास्तुकला, चित्रकला आदि के बारे में जान पाया। अब अगले पेज में, तुम भी अपना म्यूजियम बनाओ। रजनी केरल के मल्लापुरम जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती है। उन्होंने अपनी क्लास के बच्चों के साथ मिलकर अपने और आसपास के बहुत से घरों से पुरानी चीजें जमा की, जैसे पुरानी छड़ियां, छतरियां, लकड़ी की खड़ाऊ, चप्पल, बर्तन वगैरह। उन्होंने आजकल ये सब चीजें जैसी होती हैं वह भी देखा। फिर बच्चों ने और रजनी ने मिलकर एक प्रदर्शनी लगाई जिसे आसपास के लोग भी देखने आए। तुम भी यह कर सकते हो। चित्र को देखो और बताओ। ये देखिएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। यह लगभग 500 साल पुरानी पेंटिंग है जिसमें दिखाया गया है कि आगरे का किला किस तरह बनाया जा रहा था। ये देखिएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। चित्र में लोग किस किस तरह के काम करते नजर आ रहे हैं? कितनी औरतें, कितने मर्द काम कर रहे हैं? देखो यह भारी खंबा ढलान पर कैसे ऊपर ले जा रहे हैं। भारी चीज ढलान पर चढ़ानी आसान होती है या फिर सीधी ऊपर ले जानी? क्या मशक में भरकर पानी ले जाता हुआ आदमी देख पाए? इस प्रकार से आप यहां पे देख रहे हैं। तो मशक मतलब पानी वाली जो
पोटली है उसकी बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जितने भी मजदूर हैं, जितने भी इस महल को बनाने में काम कर रहे हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिएगा, अब इनके प्रश्न हैं उनको हम इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। संगीता को लगता है कि म्यूजियम में पुरानी चीजें संभाल कर रखना बेकार है, तुम उसे कैसे समझाओगे कि म्यूजियम का होना जरूरी है। उत्तर लिखते हैं, म्यूजियम में संग्रह की गई वस्तुओं से हमें अपनी सभ्यता व संस्कृति की पहचान होती है तथा प्राचीन काल की संस्कृति और कार्यशैली, कला तथा विज्ञान आदि का पता चलता है, अतः म्यूजियम का होना जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 2, तुम्हें क्या लगता है कि इस पाठ का नाम बोलती इमारतें क्यों रखा गया। उत्तर लिखते हैं, इस पाठ का नाम बोलती इमारतें इसलिए रखा गया क्योंकि ये हमें ऐतिहासिक इमारतों के विषय में, उनकी कला, शिल्पकारी आदि के बारे में बोलती सी प्रतीत हो रही हैं। इस प्रकार से हमने यहां पर जो प्रश्न है इनको कंप्लीट कर लिया है। और यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर लिखना हो तो वीडियो को रोक के आप उस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 5वीं ईवीएस का अध्याय 10 कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए अध्याय के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।